हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको आगे भी जब आप बड़े होते हो तो अब जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हो ये चैप्टर बहुत काम का है। सो लेट्स स्टडी। और इसको बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। हम इसी वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपकी बुक में इंट्रोडक्शन दिया गया है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एज सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री वी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस, दीज आर कॉल्ड आर राइट्स। क्योंकि हम किसी देश के सिटीजन्स हैं, हम किस कंट्री में रहते हैं, आई होप आप सबको पता होगा, हम रहते हैं इंडिया में, ठीक है। तो क्योंकि हम किसी देश के सिटीजन्स हैं, वहाँ के नागरिक हैं, इसलिए हमें कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, मतलब कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे हक मिलते हैं, जो अधिकार मिलते हैं, जो कि बाकी अगर हमारे ही देश में कोई और सिटीज़न रह रहा है तो किसी और देश का सिटीज़न हमारे देश में रह रहा है तो उनको वो प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो ये प्रिविलेजेस हमें मिलते हैं, यानी जो हमें अधिकार मिलते हैं, इनको हम कहते हैं राइट्स, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ऐसे राइट्स और ड्यूटीज़ जो कि फंडामेंटल हैं, हर इंसान को, हर नागरिक को ये मिलते हैं। हाउएवर, देखो ये तो मैंने आपको बताया कि हम सबके कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। अधिकार के साथ साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं हमारे सोसाइटी के तरफ और हमारे नेशन के लिए। हमारी जो सोसाइटी है, हम जिस नेशन में रहते हैं, उसके लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम ड्यूटीज़ कहते हैं, ठीक है। जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वो राइट्स होते हैं हमारे, जिनका मतलब हम फ़ायदा उठा सकते हैं या जो चीज़ हमें दी गई है, ठीक। साथ ही साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, मतलब हमें कुछ मिल रहा है तो हमें भी तो हमारे नेशन को पे बैक करना है, तो उसको हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी होती हैं, हमारी सोसाइटी, हमारे नेशन के लिए, उनको कहते हैं ड्यूटीज़, ठीक है। राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन्स फॉर देयर मॉरल एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन सोशल लाइफ। अब हम ह्यूमंस को या किसी भी सिटीजन को, किसी भी देश के कुछ राइट्स दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं? दे आर गिवन टू द सिटीजन्स ताकि उनका मॉरल और पर्सनल डेवलपमेंट हो सके और ग्रोथ हो सके उनकी सोशल लाइफ में। आप लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो इधर उधर, ठीक है, तो वो आपकी सोशल लाइफ है, उसमें ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और आपका पर्सनल लाइफ में डेवलपमेंट हो, मॉरली आप डेवलप हो, इसलिए आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, ठीक। वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी मॉरल ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या फिर जो आप ड्यूटी होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो ड्यूटीज आपके हैं टुवर्ड्स योर नेशन, टुवर्ड्स योर सोसाइटी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक ऐसी मॉरल ड्यूटी होती है जो इंसान को परफॉर्म करनी चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दे गो हैंड इन हैंड। ये आपके चैप्टर में शायद से आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, आप ऑफन सुनोगे अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हो। राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दे गो हैंड इन हैंड। इसका ये मतलब है कि राइट्स और ड्यूटीज सेम कॉइन का, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं और ये साथ साथ चलते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास कुछ राइट्स हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी है, और वहीं अगर आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं तो आपके कुछ राइट्स भी होते हैं, ठीक है। टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन का ज़रा सा मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। एक जो कॉइन होता है उसके दो साइड होते हैं। आप उसको अगर टर्न करोगे तो लेट्स से ये ₹1 का है कॉइन, इसको जब आप पलटोगे तो भी एक सेम उसी का साइड होता है, ठीक है। व्हेन यू टर्न इट, जब आप उसको पलटोगे, उल्टा करोगे, तो उसी का एक और साइड आपको देखने को मिलता है। जैसे हर इंसान का एक कुछ अच्छाई होती है तो हर किसी की कोई बुराई भी होती है, राइट। सिमिलरली जैसे ये कॉइन है, ये इसका फ्रंट है, एक होता है हेड, एक होता है टेल्स, राइट। ये आपने देखा होगा, मे बी आप लोग इस तरफ से खेलते होंगे, ठीक है। एक होता है हेड्स और एक होता है टेल्स, एक उसका फ्रंट साइड होता है, एक उसका बैक साइड होता है। उसी तरह से राइट्स और जो ड्यूटीज़ हैं वो भी एक ही चीज़ का हिस्सा हैं। हम ह्यूमंस को अगर कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं तो हमारे कुछ राइट्स भी होते हैं।
देखो राइट्स का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझो। राइट्स वो अधिकार हैं जो आपको दिए गए हैं, और ड्यूटीज वो जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभानी है, जो आपको परफॉर्म करनी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स इंडियन सिटीजन सम राइट्स विच आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। देखो ऊपर मैंने आपको राइट्स बताया था, अब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो संविधान है हमारे भारत देश का, वो इंडियन सिटीजन यानी जो भारतीय नागरिक हैं उनको कुछ राइट्स देता है, कुछ अधिकार देता है। और उन अधिकार जो राइट्स देता है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें, उनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, बर्थ प्लेस, रिलीजन और जेंडर। ये राइट्स हर इंसान को दिए जाते हैं। इस राइट को देते हुए ये नहीं देखा जाता है कि जो सिटीजन है, जो नागरिक है, जो इंसान है, वो उसकी कास्ट क्या है, वो कहाँ पैदा हुआ था, उसकी बर्थ प्लेस क्या है, कौन से रिलीजन का है, कौन से धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये नहीं देखा जाता है। और जेंडर भी नहीं देखा जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। जो ये राइट्स होते हैं ये नेसेसरी होते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये एक इंसान के, एक पर्सन के, एक सिटीजन के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फंडामेंटल राइट्स दे आर एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल सो दैट ही और शी कैन अचीव इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल स्टेटस। ये हर इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं। इंडिविजुअल का यहाँ पे मतलब है हर एक पर्सन के लिए, हर एक इंसान के लिए, फॉर एवरी पर्सन, ठीक। सो दैट, इसलिए क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल, ताकि वो इंटेलेक्चुअल यानी इंटेलिजेंट हो जाए, ठीक है, मॉरल और स्पिरिचुअल स्टेटस में वो अचीव कर सके, ठीक है, उसमें वो ग्रो कर सके। अगर ये राइट्स डिनाई कर दिए जाते हैं, मतलब आपको ये राइट दिया गया है और अगर आपको कहीं से गवर्नमेंट से ये राइट नहीं मिल रहा है, तो एक जो सिटीजन है, एक जो नागरिक है, वो कोर्ट ऑफ लॉ यानी मतलब सिंपल जैसे आपने सुना होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो कोर्ट्स होते हैं आप वहाँ जाके अप्रोच कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। फंडामेंटल राइट्स हमें कितने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने होते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? राइट टू इक्वालिटी, अभी सबके बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में, तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस आप यहाँ पे नाम याद कर लो। आपको नाम हर एक फंडामेंटल राइट का अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये 6 राइट्स हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। अब राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करी जाए तो आर्टिकल्स 14 से 18 तक के जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये आर्टिकल्स 14 to 18 यानी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो राइट टू इक्वालिटी हर एक सिटीजन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो ये आर्टिकल्स होते हैं, ये हर एक जो बात लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन को, उसी का एक्सप्लेनेशन होते हैं, ठीक है। इट इंश्योर्स, जो ये राइट हमें दिया गया है, ये क्या इंश्योर करता है? इक्वल राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन्स। मतलब चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन के हो, आप मेल हो, आप लड़का हो, लड़की हो, फीमेल हो, डज नॉट मैटर, कहीं भी पैदा हुए हो आप, इंडिया के किसी भी पार्ट में पैदा हुए हो, हर एक को इक्वल बराबर राइट्स दिए जाएंगे, हर एक सिटीजन को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन, वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया। राइट टू इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करती है, डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करते। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो कहते हैं ना भेदभाव को अलाउ नहीं करती है, अलाउ नहीं करता है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। किसके बेसिस पे अलाउ नहीं करता है? किसी भी बेसिस पे नहीं करता है। अब चाहे वो उम्र के बेसिस में हो कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, ना रेस, गोरा काला, जेंडर, ना मेल ना फीमेल, ना कोई कास्ट भी नहीं, रिलीजन हो या प्लेस ऑफ बर्थ, चाहे बर्थ प्लेस हो, किसी के भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव मना करता है। हमारा कौन सा ये राइट है? इट इज राइट टू इक्वालिटी। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो इन लीगल जस्टिस। ये जो राइट है ये इंश्योर करता है कि हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले एम्प्लॉयमेंट में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई लड़का है इसलिए उसको वो जॉब दी गई है,
या फिर वो लड़की है इसलिए उसको ये जॉब दी गई, ऐसा नहीं होता है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए और इंडिया में गवर्नमेंट इसलिए ये राइट टू इक्वालिटी रखा गया, राइट एक हमारा, ठीक है। साथ ही साथ लीगल जस्टिस, मतलब अगर आपने किसी पर कोई केस किया है या मे बी समथिंग लाइक दैट, लीगल जिसमें काम हो रहा हो, जहाँ पे बात आती है कि इंसाफ की, न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ना डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए रिलीजन का, ना रेस, कास्ट, जेंडर, किसी भी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस यहाँ पे लिखा है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस से मतलब है आप जहाँ पर रहते हो, प्लेस वेयर यू लिव, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ पे भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप पैदा कहीं और हुए थे, आप कहीं अभी कहीं और रहे हो, तो जहाँ पैदा हुए थे वो आपके हो गई प्लेस ऑफ बर्थ या फिर बर्थ प्लेस, पर अभी आप जहाँ पर रह रहे हो वो आपका है प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, ये सेकंड राइट है। आर्टिकल्स 19 to 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द राइट टू फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। राइट टू फ्रीडम इज अ सेट ऑफ वेरियस राइट्स। अच्छा, ये सेकंड राइट है, मैंने जैसा कि आपको बताया। आर्टिकल्स 19, कौन कौन से आर्टिकल्स इसके बारे में है? आर्टिकल्स 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। ये 4 आर्टिकल्स हैं राइट टू फ्रीडम के, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और जो ये राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर बहुत सारे और राइट्स आते हैं। कौन कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप जो चाहे आप वो बोल सकते हो। फ्रीडम, हाँ, वो आपका अपना है कि आप कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज ना करो या हेट्रेड ना फैलाओ। फ्रीडम ऑफ असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, आप पीसफुल मैनर में कहीं पर भी मिलकर कुछ भी अच्छा काम कर सकते हो, इसकी आपको आज़ादी है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी टाउन में आप रिसाइड कर सकते हो, आप रह सकते हो, आप बल्कि वहाँ पे सेटल हो सकते हो, हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर बस सकते हो। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप किसी से भी खुद को एसोसिएट कर सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड और बिजनेस, आपको ये फ्रीडम है, ये आज़ादी है, ठीक है, कि आप कोई भी प्रोफेशन, जो जॉब चाहे वो जॉब करो, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस कर सकते हो जो आप चाहो, ठीक है। फ्रीडम टू मूव और स्टे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, हमारा जो देश है, जहाँ तक हमारा देश है, हमारे देश की टेरिटरी है, वहाँ तक आप कहीं पर भी रह सकते हो और कहीं पर भी घूम फिर सकते हो, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो 7 टाइप, ये मैंने आपको ऊपर बताया, देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि ये सेट ऑफ वेरियस राइट्स है। अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में लेट अस स्टडी, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा सा ब्रीफ जो क्या कहते हैं डिविजन्स हैं। 7 टाइप्स ऑफ होते हैं रेस्ट्रिक्शंस। जब मैंने कहा कि आपको आज़ादी है स्पीच और एक्सप्रेशन की, उसके साथ साथ 7 टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन आपको लगाई जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। ये है नेशनल सिक्योरिटी, मतलब अगर आप कहीं गवर्नमेंट में काम कर रहे हो और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की, देश की सिक्योरिटी की, तो वो आप किसी को रिवील नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस यू आर अलाउड टू, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक रेस्ट्रिक्शन आता है। कॉर्डियल रिलेशंस विद फॉरेन नेशंस, फॉरेन नेशंस के साथ एक कॉर्डियल अच्छे संबंध बनाकर रखना। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिकली आप कुछ गलत नहीं कहो। डिसेंसी एंड मोरालिटी से बात करो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रखो। इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस और डिफेमेशन से बचो। ये 7 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है। आपको इसके ब्रीफ में जानने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से 7 टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में दी गई हैं, ठीक है। एक फैक्ट कॉर्नर आपकी बुक में, सो हियर लेट्स सी इट। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। 7th राइट कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। ये हुआ करता था, पहले 7 होते थे पर अब नहीं है। नाउ वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। 7th राइट कौन सा था? इट वॉज राइट टू प्रॉपर्टी। हाउएवर उसको एबॉलिश कर दिया गया था, मतलब उसको खत्म कर दिया गया था आफ्टर 44th अमेंडमेंट एक्ट। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट कह लो या हमारी बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने कोई एक्ट पास किया था जिसका नाम था 44th अमेंडमेंट एक्ट। देखो, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो हम नए नए आज़ाद हुए थे, नया नया हमें फ्रीडम मिला था। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये रूल उस वक्त वैलिड था पर इस वक्त ये वैलिड नहीं है, ये रूल नहीं होना चाहिए या ये अधिकार नहीं होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे हम चेंज कर सकते हैं। कौन चेंज कर सकता है? जो गवर्नमेंट है। तो जब गवर्नमेंट को नीड लगा कि ये राइट नहीं होना चाहिए तो उन्होंने उस राइट को अबॉलिश कर दिया, हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से,
ठीक है। और जब ऐसा कुछ होता है तो एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाता है, और जो ये राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने का जो एक्ट था, जो रूल एक चेंज लाया गया था, इट वाज नोन एज, उसका क्या नाम था, 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। Right against exploitation. Articles 23 and 24 of the Constitution give right against exploitation and protects all citizens against any form of exploitation. Exploitation की बात करने से पहले मैं let's me remind you, ये थर्ड राइट है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल्स में इसकी बात करी गई है? आर्टिकल्स 23 एंड 24 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात करी गई है, और ये लोगों को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन देता है और सारे के सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। देखो एक्सप्लॉइटेशन का क्या मतलब होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, डू नॉट फॉरगेट इट। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह से किसी चीज़ का मिसयूज ना कर रहे हो, और इस चीज़ से लोगों को बचाने के लिए ये राइट पास किया गया था। दिस लॉ, जो ये लॉ है, ये प्रोहिबिट करता है एनी काइंड ऑफ पर्सन, एनी एक्ट ऑफ फोर्सिंग एनी पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज और हर विल। इस राइट को, इस लॉ की वजह से आप किसी भी, आपको ये रेस्ट्रिक्शन है कि आप किसी भी पर्सन को कोई भी काम, कुछ भी हो, आप फोर्स करवा कर नहीं करवा सकते हो अगर उसकी मर्जी उसमें नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि कहीं कहीं देखो क्या होता है, जो चाइल्ड बच्चा होता है वो पढ़ना चाहता है बट उसको लोग मजदूरी में, लेबर वाले काम में लगा देते हैं, फोर्स्ड लेबर या चाइल्ड लेबर जिसको कहते हैं। तो आप किसी को फोर्स करके काम नहीं करवा सकते, उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी मर्जी नहीं है, उसकी अगेंस्ट करके आप उसको काम नहीं करवा सकते हो, कोई भी हो, इसका ये ना करवा सको, इसके लिए एक लॉ पास हुआ था, दैट वाज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर और फोर्स्ड लेबर ऑफेंसेस हैं, जो अगर आप करते हो, ऑफेंस मतलब देखो ये समझ लो एक ऐसा क्राइम है जो अगर आप करते हो तो आपको लॉ से, कानून से सजा मिल देगी अगर इफ इट इज नोटिस्ड। इस लॉ की वजह से कोई भी बच्चा, जो लॉ है इसकी वजह से कोई भी बच्चा अंडर द एज ऑफ 14, 14 से कम उम्र का कोई भी बच्चा कहीं पर भी एम्प्लॉयड नहीं हो सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये चौथा राइट है जो आपके कोर्स में, बुक में है। आर्टिकल्स 25 to 28 of the Constitution of India give right to every citizen to practice any religion of his or her choice without any discrimination. Articles 25, 26, 27 एंड आर्टिकल नंबर 28, ये जो 4 आर्टिकल हैं ये हमें अलाउ करते हैं, बल्कि इंडिया के हर एक सिटीज़न को अलाउ करते हैं कि वो अपनी मर्जी का कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सके, चाहे वो सिखिज़म हो, हिंदुइज़म हो, मुस्लिम हो, इस्लाम रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, इन एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजन, कहीं का भी रिलीजन हो, नो मैटर, ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया से ही ओरिजिनेटेड हो, कोई भी रिलीजन हो, आप हर एक सिटीजन अपने पसंद का रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है अपनी चॉइस का, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड इम्पार्शियली। देखो पार्शियली का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को हाफ करना, आधा करना, मतलब इधर भी उधर भी। इम्पार्शियली मतलब किसी हर एक को सेम ट्रीट करना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सारे के सारे रिलीजन्स को बराबर से ट्रीट करो, और ट्रीट करना चाहिए बिना किसी पार्शियलिटी के। ऐसा नहीं कि किसी रिलीजन को ज़्यादा फेवर करो या और किसी रिलीजन को कम फेवर करो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29 एंड 30, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 29 और जो 30 हैं, ये हर एक सिटीजन को गारंटी करते हैं, राइट्स देते हैं कि वो अपने कल्चर के और लैंग्वेज के जो है वो मेंटेन करके रख सकें, ठीक है। क्योंकि कई बार देखा गया है एज टाइम फेड्स ऑन, जैसे वक्त गुजरता जाता है, टाइम गोज ऑन, जो कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो मेंटेन नहीं रह पाती, कल्चर ख़त्म होने लगता है। तो हर एक इंसान को हक है कि वो राइट है, अधिकार है कि वो अपना जो कल्चर है, अपनी जो भाषा है, उसको मेंटेन करके रखे। इस जो ये राइट है, इसका एम है कि कल्चरल, रिलीजियस जो राइट्स हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो हैं, ये यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको हटा दो, ठीक है, जो
कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। लिंग्विस्टिक मतलब जो ऐसा होता है कि कुछ कोई भाषा जो है, कोई लैंग्वेज जो है वो कहीं पे बोली जाती है और कहीं पे नहीं बोली जाती है। जैसे लेट्स से हिंदी जो है वो पूरा देश में मोस्टली बोला जाता है, बट कोई ना कोई जगह होगी जिसकी किसी लैंग्वेज को नहीं बोला जाता होगा। इंडिया की ही कोई जगह, इंडिया की कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाती होगी या बहुत कम बोली जाती होगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और जो प्रोटेक्ट करने के लिए कल्चरल रिलीजियस चीज़ों को, इसके लिए ये राइट बनाया गया था बाय एनेबलिंग देम टू कंजर्व देयर हेरिटेज, ताकि आपका जो हेरिटेज उसको आप प्रिजर्व कर सकें और किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्ट कर सकें। They are also given rights to start their own to preserve and nurture their culture and educational institutions. हर एक इंसान को ये अधिकार देता है, ये राइट कि आप अपना जो कल्चर है, आपका जो रिलीजन है, आपकी जो लैंग्वेजेस आप बोलते हो उसको प्रिजर्व कर सको। एडुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट इन 2002। ऊपर हमने बात करी कल्चरल की, ठीक है। अब बात करते हैं एडुकेशनल राइट की। एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था 2002 में, ठीक है। जो ईयर था इसमें इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वॉज पास इन 2009। फिर एक और एक्ट पास हुआ था जिसके अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, और ये एक्ट पास हुआ था 2009 में। इस एक्ट से क्या हुआ कि बच्चे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हर एक बच्चे को मिले, ये उनका अधिकार मिल गया। और हर एक बच्चे से मेरा मतलब है हर एक वो बच्चा जो कि 6 से 14 साल की उम्र का है, ठीक है। इट मीन्स दैट इफ एनी चाइल्ड इज डिनाइड एजुकेशन, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी बच्चे को एजुकेशन, मतलब किसी को पढ़ाने से अगर पेरेंट्स या कोई भी घर वाले अगर मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं एजुकेशन से, पढ़ा नहीं रहे हैं आपको और आप पढ़ना चाहते हो, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ या यूँ समझ लो कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल्स 32 to 35। इसका मतलब है आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स की यहाँ पे बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 32, 33, 34, 35। ये चारों के चारों जो आर्टिकल हैं इसमें बात करी गई है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, ठीक है। ये इंडियन सिटीजन्स को राइट देते हैं कि आप जितने भी सिटीजन्स हैं वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं टू आस्क फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपका कोई फंडामेंटल राइट है वो आपको नहीं दिया गया, तो उसके लिए आप जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो कि आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको वायोलेट किया गया है, उसके अगेंस्ट बात करी गई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? इनको भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। ये कौन थे? इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए आई थॉट कि मैं आपको बता दूं। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग का ध्यान रखना जब आप एग्जाम में लिखोगे। तो अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, उनके अनुसार ये हार्ट एंड सोल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। को नहीं कहते कि दिल है और जान है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। इन केस ऑफ डिक्लेरेशन, देखो ये हर चीज़ में वैलिड है, लेकिन जब नेशनल या फिर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है उस वक्त पे ये राइट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी ऐसे ऐसे कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिससे हो सकता है आपका राइट वायोलेट हो रहा हो, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए गवर्नमेंट को वो करना भी ज़रूरी होता है। तो ऐसा होता है कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो ये राइट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सस्पेंड कर देती है। ये एक टेबल है जो आपकी बुक में भी दिया गया है, ठीक है। सिमिलर सी टेबल है, आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक फंडामेंटल राइट की बात कौन से आर्टिकल में की गई है। जैसे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करी गई है आर्टिकल्स 14 to 18 में, ठीक है। देन राइट टू फ्रीडम की बात करी गई है इन आर्टिकल नंबर 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करी गई है आर्टिकल्स 23 to 24, और फिर 25 to 28 आर्टिकल नंबर्स में बात करी गई है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल्स और थोड़ा सा हैं दो राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करी गई है 29 to 30 आर्टिकल में, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात हुई है
आर्टिकल्स 32, 33, 34, 35 में, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। इतनी देर से हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अ बिट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। Our constitution not only gives the rights to the citizens to enjoy but also provides certain duties towards the country, the society and the other individuals. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स को, नागरिकों को कुछ अधिकार देता है एंजॉय करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ ड्यूटीज़ भी देता है जो कि ज़रूरी होती हैं और उनको परफॉर्म करनी होती हैं। वो ड्यूटीज़ किसके लिए होती हैं? कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, और जो आपके साथ के इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं इस देश के, उनके लिए, उनकी तरफ कुछ जिम्मेदारियां होती हैं आपकी, उन्हीं को कहा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर टू फेसेस ऑफ अ सेम कॉइन, दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। वही बात है, यहाँ पे लिखा है टू फेसेस, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो ये था कि दे आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन। 6 फंडामेंटल राइट होते हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं हर एक सिटीजन की। कौन कौन सी होती हैं अब ये आप जरा पढ़ो। फॉलो द आइडियल्स सेट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जो आइडियल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किए हैं उनको फॉलो करना है आपको। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की आपको रेस्पेक्ट करना है। नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है, आपको पता होगा। इंडिया का फ्लैग जो में सैफरन, वाइट और ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंडिया का नेशनल एंथम कौन सा, उसका नाम क्या है, ठीक है। सेकेंड जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है बी प्रिपेयर टू डिफेंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कभी भी बात आती है, अगर सिचुएशन आती है, तो आपको तैयार रहना है कि आप का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो यूनिटी है और इंटेग्रिटी है उसको आप डिफेंड कर पाएँ, उसको बचा पाएँ। पब्लिक प्रॉपर्टी को और हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। क्योंकि कई बार आप मॉन्यूमेंट्स पे अगर जाओगे, जैसे ताजमहल वगैरह हो गई, तो वहाँ पे you'll नोटिस कि स्क्रिबलिंग्स हैं, लोगों ने वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, स्क्रिबल किया हुआ है, तो ये गलत चीज़ है। ये इसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है और हमें खुद भी एज इंडिविजुअल्स, एज पीपल, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं दे आर समथिंग विच शुड बी प्रिजर्व्ड, उनको बचा कर रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। और हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और बाकी सारे जो इंडिविजुअल्स हैं देश में और जो नागरिक हैं उनको बराबर ट्रीट करना भी हमारी ही जिम्मेदारी। सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है कि वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ट्रीट करे। देश के हर एक नागरिक को, हर दूसरे नागरिक को साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। इंडिविजुअल्स जो हैं उनको इक्वल, बराबर का सम्मान देना चाहिए, इक्वल तरह मानना चाहिए जैसे कि आप अपने आप को देखते हो, ठीक है। प्रोटेक्ट अवर नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करो। कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ डेंजर, जब डेंजर आता है तो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करो, ठीक है। मेंटेन पीस एंड हार्मनी, सुकून शांति बनाए रखो। साइंटिफिक टेम्पर को या यूँ कह लो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस, हर एक फेयर्स में एक्सलेंस की तलाश में रहो, हमेशा एक्सलेंस पाने की कोशिश करो। ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स और गार्डियंस इज़, हर एक माँ बाप और जो गार्डियन है बच्चों के, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को, जो बच्चा उनका 6 से 14 साल की उम्र का है, उस बच्चे को वो स्कूल भेजे। हर एक सिटीज़न, चाहे वो एक कोई आदमी हो या औरत हो, उसको काम करने का इक्वल राइट है, वर्क करने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर औरत है, कोई लड़की है, इसलिए वो जॉब नहीं कर सकती, वो बिजनेस नहीं कर सकती, कोई भी वर्क कर नहीं सकती है। दोनों को इक्वल राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है और हर एक रिलीजन भी दे रहा होता है, सो इट शुड बी अलाउड। अब थोड़ा सा बात करिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। ये वो सेट ऑफ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बनाया था फॉर द गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो तो हमारे सिटीजन्स के लिए बनाया गया, ठीक है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए बनाया गया है। और किसने ले किया है? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट के लिए भी इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं
और ये जो स्टेट यहाँ पे लिखा गया बट इट्स एक्चुअली द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो ये लॉ लोगों के भले के लिए, वेलफेयर के लिए जब लॉज बना रहे होते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शंस प्रिंसिपल्स दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसको वो फॉलो करें। यहाँ स्टेट जो लिखा है, आप चाहो तो बुक में भी करेक्शन कर लो, मतलब सही है ये भी, पर ध्यान रखना अगर ये लिख रहे हो तो कैपिटल में एस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, वरना वहाँ पे लिख दो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि जब भी वो कोई लॉ बना रही हैं तो जो ये प्रिंसिपल्स हैं इनको वो फॉलो करें। एनी सिटीजन वेदर अ मैन और अ वुमेन हैज़ इक्वल राइट्स टू वर्क, कोई भी इंसान हो, चाहे आदमी हो, औरत हो, लड़का लड़की हो, उसको इक्वल राइट है काम करने का और इक्वल पे होना चाहिए। अगर किसी लड़के ने ज़्यादा काम किया है और जो लड़की है उसने भी उतना ही काम किया, तो दोनों की जो पेमेंट है वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लड़का है इसलिए उसको ज़्यादा पैसे दिए और वो लड़की है इसलिए कम दिए। इक्वल वर्क है तो इक्वल पे होना चाहिए, यानी पैसे इक्वल देने चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस इन द एरियाज ऑफ वर्क, जहाँ पर भी इंसान काम कर रहा है वहाँ पे प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई बहुत ही खटारा से ख़राब सी जगह है, ठीक है। और ये इंश्योर करना चाहिए कि हर बच्चा जो कि 14 साल तक के है, 14 साल तक, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे को फ्री, मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ये भी इंश्योर करता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज अमंग ऑल क्लासेस। हर क्लास के इंसान को, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, हर एक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज मिले, प्रोवाइड करे। ये प्रोवाइड करता है एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरीवन, हर एक कोई डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके, ठीक है। इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिले हर गरीब इंसान को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब जिसको हम कहते हैं SC ST के जो लोग हैं उनके जो, और जो बाकी और भी जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनको प्रोटेक्ट करना। जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं ये सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए बनाए गए हैं। नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डेयर टू इग्नोर दिस प्रिंसिपल्स, कोई भी गवर्नमेंट अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो उनकी ये जरूरत नहीं कि वो ये प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर दे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर जिस चीज़ों से मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये जो नोट्स हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यू कैन गेट इट थ्रू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उसको उस पर जाके यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इन नोट्स का फ़ायदा ये है कि आपके बुक में जो पैराग्राफ्स में दिया गया है वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, और साथ साथ इमेजेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सी मैंने लगाने की कोशिश करी है। So they will be helpful for you. If you want to download them, the link is there in the description. अगर आपको कोई भी क्लास 6 का चैप्टर पढ़ना हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, देन आई एम देयर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द आपको वो चीज़ उस चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। सो until next video, bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.